ओके जी सर, हम सिर्फ 2 मिनट मज़ीद वेट करते हैं, फिर हम अपना मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा मैनेजमेंट आज के वर्कशॉप का। तो मैं चाह रही हूँ कि सब लोग रिज्वाइन कर लें, फिर हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, विल स्टार्ट बिकॉज वी हैव शॉर्ट टाइम, सो इसलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि अब आपको समझ आ गई है बेसिकली क्राइटेरियाज क्या हैं और असेसमेंट क्या होती है, किस तरीके से हम इसको डायग्नोज करते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है। अब बात आ जाती है मैनेज करना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों की आज के वर्कशॉप की ट्रेनिंग का। डीप ब्रीथिंग, पेपर बैग टेक्निक, साइको एजुकेशन, रिलैक्सेशन थेरेपी, वरी टाइम, डिस्ट्रैक्शन, एक्टिविटी स्केजुलिंग, पोस्टपोन वरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है जी, आज ये सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। डीप ब्रीथिंग सबसे पहले आ जाती है एज यू ऑल नो बेटर के मैंने भी डिस्कस किया आप लोगों को। इसमें शैलो ब्रीदिंग होती है बहुत ज़्यादा एग्जाइटी इश्यूज़ में, ठीक है। आपको एग्जाइटी के इश्यूज़ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ फोकस करनी पड़ती है वो यही होती है कि सांस नहीं आ रही होती प्रॉपरली, आपको फील हो रहा होता है कि सांस चल ही नहीं रहा। इसके लिए आप क्या करते हैं जी, डीप ब्रीथिंग आप सिखाते हैं अपने क्लाइंट को सबसे पहले, क्योंकि अगर कोई इंसान प्रॉपरली सांस ही नहीं ले पा रहा तो फिर आप उसको, आपने ये स्टेप बाय स्टेप देखनी है, आपने अपना दिमाग जो है ना एसोसिएट करना है सिचुएशन में कि क्लाइंट को सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप देखते हो कि एक इंसान प्रॉपरली अगर सांस ही नहीं ले पा रहा तो आप कोई भी थेरेपी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप डीप ब्रीथिंग करते हो। डीप ब्रीथिंग कैसे करते हैं जी, इनहेल करते हैं आप अपने सांस को, इनहेल योर ब्रीथ थ्रू योर नोज, आप अपने नाक के जरिए सांस को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, और उसको होल्ड करते हैं अपने स्टमक पे, एक हाथ रख लेते हैं, आप अपना पेट पे अपना हाथ रखे हैं, ठीक है। आप अभी प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं साथ साथ, ठीक है। इनहेल करते हैं आप अपनी नोज के थ्रू, अपनी सांस अंदर लेके जाते हैं 5 से 7 सेकंड, और मैक्सिमम जितना आप आसानी से कर सकें सांस, ठीक है। जबरदस्ती इसमें नहीं होती है, जितना इजीली सांस अंदर रोक सकते हैं आप अपना सांस अंदर की तरफ खींचते हैं, इस तरीके से खींचते हैं कि जो आपका स्टमक होता है वो बाहर की तरफ आता हुआ फील होता है आपको, ठीक है। फिर जब आपने 5 से 7 सेकंड अपने सांस को रोक लिया, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अपने सांस को मुंह के जरिए जो है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आप 3 या 4 या 5 दफ़ा प्रैक्टिस करते हो, और जितनी दफ़ा आप कर सकते हो, लोग 8 से 10 दफ़ा भी करते हैं, और दिन में ये 3 दफ़ा भी आप कर सकते हो, और जिस टाइम आपको एग्जाइटी हो रही हो आप उस वक्त भी करते हो। ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे दिमाग में बेसिकली हमारे ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, जो हमारा सांस जो है, डीप ब्रीथिंग का मकसद ये होता है कि हमारा दिमाग भी खुल जाए, ऑक्सीजन हमारे दिमाग में भी पहुंचे, और हमारा स्ट्रेस और एग्जाइटी लेवल जो है वो रिलीव हो जाए। इसको जब आप क्लाइंट को करवाते हो तो उसका सांस जो है नॉर्मल हो जाता है, वो आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग लेना शुरू हो जाता है, और वो आपको ये बताता है कि उसका सांस बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, अब वो अपने आप को ईजी फील कर रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताई थी पेपर बैग, मैंने भी डिस्कस किया था पैनिक अटैक। पैनिक अटैक में मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें शॉर्टेज हो जाती है ऑक्सीजन की। जब इंसान बेहोश हो जाता है, उसको चीज़ें अपने इर्द गिर्द रियलिटी की फील नहीं हो रही होती, तो बेसिकली उसकी शॉर्टेज हो जाती है उसको ब्रीथ की भी, ठीक है। तो ये सिर्फ पैनिक अटैक्स में यूज़ करते हैं हम लोग, ये टेक्निक आपने याद रखना है। पेपर डीप ब्रीथिंग में और पेपर बैग टेक्निक में डिफरेंस है। डीप ब्रीथिंग आप किसी भी वक्त पे किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल लोग भी यूज कर सकते हैं जब आपको परेशानी हो रही हो, लेकिन पेपर बैग टेक्निक सिर्फ और सिर्फ आप तब यूज करते हो जब किसी को पैनिक अटैक आए, ठीक है। और पेपर बैग टेक्निक क्या होती है, हाकी कागज होता है, जैसे मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हाकी कागज जिसको ब्राउन पेपर बोलते हैं, इसमें अक्सर ये इजीली मिल जाते हैं हमारे किसी भी जगह से, अक्सर लोग इसमें समोसे वगैरह भी डालते हैं, ये चीज़ें डाल के, तो ये इजीली एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। तो आपने पेपर बैग टेक्निक करनी है यूज, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ पैनिक अटैक के लोगों के साथ, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, पीपल यूज टू थिंक ब्रीथिंग इन एंड आउट ऑफ अ पेपर बैग वाज हेल्पफुल ड्यूरिंग अ पैनिक अटैक, and the physiology makes sense. Breathing out in panic results in the loss of carbon dioxide in the blood, and breathing into a bag restores the loss of कार्बन डाइऑक्साइड।
अब बेसिकली क्या होता है, पैनिक अटैक जब अकर होता है, जब इंसान की शैलो ब्रीदिंग होती है और उसके बाद उसको लगता है कि वो रियलिटी से ताल्लुक नहीं रख रहा, उसकी जान जा रही है, उस टाइम पीरियड पे उसका जो ब्लड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है। नॉर्मल रूटीन में जो हम सांस लेते हैं, हम नाक से सांस लेते हैं और नोज से ही एक्सेल भी कर देते हैं, ठीक है, यूजुअली यही होता है। ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई। नॉर्मली आपने ये पढ़ा होगा कि सब लोगों को ये पता है कि हमें ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब पैनिक अटैक में जब हमारी सांस बराबर हो ही नहीं रही, हमें सांस प्रॉपरली नहीं आ रहा, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हाकी कागज यानी कि ब्राउन पेपर लेके अपने मुंह के इर्द गिर्द बिल्कुल इस पोजीशन में आप देख रहे हैं कि उसने की जो फिंगर्स हैं वो पूरी यानी टाइट हुई हुई हैं फेस के इर्द गिर्द, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है जहां से बाहर से हवा जाए। बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है अपने मुंह के इर्द गिर्द, नोज के नहीं, सिर्फ मुंह के। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ मुंह के आसपास है, नाक के आसपास नहीं है, ठीक है। मुंह के इर्द गिर्द आपने इस कागज को जो है वो लपेट लेना है, कवर करना है जोर से, ठीक है। और उसके बाद उसी के अंदर आपने सांस लेने हैं और उसी के अंदर से सांस वापस लेके जाना है, ठीक है। आपने ये क्या करना है, इसी में आपने सांस डालना है और इसी से सांस वापस अंदर की तरफ खींचना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आपके अंदर जो है वो अंदर जा रही होती है, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे बताना भूल गई, मैंने मिस्टेक कर दी है कि आपके थोड़े से नोज को और माउथ को कवर कर रही होती है, ठीक है। आप इसके थ्रू जो हो ऑक्सीजन आपकी यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपके मुंह से बाहर निकलती है कागज के अंदर, आप इनहेल भी फिर वही करते हो, आप अंदर भी वही लेके जा रहे होते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके ब्लड फ्लो में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जाना शुरू हो जाती है। इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस यूजिंग अ पेपर बैग विद समवन इज हैविंग एन एस्थमा अटैक एंड कैन मेक थिंग कंसिडरेबली वर्स। आपने ये बात लाजमी देखनी है कि जो क्लाइंट के साथ यूज करे हो वो हार्ट पेशेंट ना हो, वो डायबिटिक पेशेंट ना हो, उसको अस्थमा का इशू ना हो, ठीक है। इस तरह के मेडिकल इश्यूज उस बंदे को ना हो, उसके ये ना हो कि हार्ट की बिल्कुल ही शॉर्टेज हो जाए, उसको सांस बिल्कुल जाए ही ना, ठीक है। इस तरह के पेशेंट के साथ यूज नहीं कर सकते। प्लस प्लास्टिक बैग आपने बिल्कुल यूज नहीं करना, सिर्फ हाकी कागज ब्राउन पेपर यूज करना है आपने। उससे जो होता है वो पैनिक अटैक के लिए सबसे जो अच्छी टेक्निक है वो यही पैनिक अटैक की पेपर बैग टेक्निक यूज होती है। देन आपने सबसे पहले, अब क्योंकि आपने देख लिया कि इंसान के सांस पे कंट्रोल आ गया है, वो सांस प्रॉपरली लेना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसके फूड एंड ड्रिंक्स पे बात की कि अब पानी पिलाएं उसको, ठीक है, और उसको कहें कि मीठी चीज कोई खा लो। और आप क्लाइंट को ये कहते हो कि ये हिस्ट्रोलॉजी इश्यूज बनेंगे, आपने कोई ऐसा फूड नहीं खाना रात को सोने से पहले या ऐसी सिचुएशन में जैसे प्रेजेंटेशन देनी है उससे पहले जाते हुए आपने कोई ऐसा फूड नहीं खाना जो आपके लिए गैस प्रॉब्लम करे। उससे क्या होता है, जैसे ही स्टमक डिस्टर्बेंस स्टार्ट होती है इंसान का स्ट्रेस लेवल इंक्रीज कर देता है, उसको वॉशरूम में जाने की एजेंसी ज्यादा रहती है, लेकिन वो जा भी नहीं सकता उस टाइम पीरियड पे और वो स्टेज पे भी प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाता, ठीक है। वो एग्जाइटी वाली सिचुएशन कोई भी, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है आपको ये, ठीक है। तो वो फिर काम भी अपना प्रॉपर्ली नहीं कर पाता, तो एग्जाइटी लेवल जो है वो फिर डिक्रीज नहीं होता। इसलिए आपने फूड अच्छा लेना है, आपने मीठी चीज खानी होती है और आपने पानी का इंटेक करना होता है। अब आप देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। सबसे पहले हमने सांस नॉर्मल करवाया, उसके बाद हमने उसकी डाइट को देखा। अब क्योंकि टेंशन थी इतनी ज्यादा, उसने पट्टों का खिंचाव कर दिया है। अब कोई इंसान जब तक प्रॉपर्ली बैठेगा नहीं रिलैक्स होके, तो क्या वो कोई ज़हनी तौर पे काम कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी है ये 16 मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है। इसमें आपके 16 मसल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है? आप गूगल करके इसको सर्च कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी मैं इसकी। मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ कि इसमें आपने हर मसल के लिए, क्लाइंट जहाँ पे भी कहता है कि उसको पेन हो रही है, फॉर एग्जांपल वो ये कहता है कि जी उसको बाजू में पेन होती है, बाजुओं में या टांग में पेन होती है, ठीक है? क्योंकि मसल्स हमारे खिंचते हैं तो हमारी टांगों में भी पेन शुरू हो जाती है। तो वो जिस भी मसल में उसको पेन हो रही होती है, तो आप अपने क्लाइंट को ये कहते हो कि आप अपने जो भी मसल है आपका, आप उसको टाइट करें। इरहा मुबारक, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मुझे बता सकते हैं आप में से कोई भी? जी मैं सारा आ रही है आपकी आवाज़। ओके यस मैम आ रही है। ओके मिस, ओके हाँ, आपका आई थिंक सो नेटवर्क का इशू आ रहा होगा, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा जी, 16 मसल रिलैक्सेशन ये है। ओके जी, आपको आवाज़ आ गई। इसमें क्या होता है, आपने अपने मसल्स को टाइट कर लेना होता है, जोन से भी बॉडी पार्ट का मसल है, आप उसको जोर से टाइट कर लेते हैं अंदर की तरफ 3 सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड्स के लिए। फुल अजियत नहीं देनी है आपने, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपने अजियत नहीं देनी होती, आपने उसको टाइट करना होता है। जब आप उसको टाइट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 सेकंड्स के लिए आपने टाइट किया उसको, अब वो मसल आपका टाइट हो गया, अब आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीव करना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको ईजी छोड़ते जाना है। अब अगर आपने 3 सेकंड के लिए टाइट किया था तो आप उसे डबल कर लें, 6 सेकंड के लिए आपने
ईजी पोजीशन में रहना, रिलैक्स करना और एक गहरा सांस ले लेना, जो हमने भी डीप ब्रीथिंग में पढ़ा है। इससे क्या होता है, इसको आपने 3 दफ़ा रिपीट करना है, एक मसल को 3-3 दफ़ा रिपीट करना है। इससे आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो, इन जनरल लाइफ भी आप अगर कहीं फटीग हुई भी है, थके हुए हो, तो आप उस टाइम पीरियड पे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपके सारे मसल्स जो हैं रिलैक्स हो जाते हैं। सबसे पहले डीप ब्रीथिंग करवाई, फूड के बारे में सजेस्ट किया, उसके बाद आपने क्लाइंट को मसल्स उसके रिलैक्स करवाना शुरू कर दिए, ठीक है? जब वो बिल्कुल ईज़ी होके बैठ जाएगा, उसके बाद आप आगे फर्दर हम चलेंगे कि उसकी ज़हनी तौर पे बेसिकली काम तो हमने माइंड पे करना है ना, कि उसकी सोच को कैसे बदलना है। फिर हम उसके दिमाग की तरफ आएँगे। देन आ जाता है साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन कहते हैं जी कि आप किसी बंदे को एजुकेट करो, उसको बताओ कि तुम्हें क्या बीमारी है, ठीक है? उसकी डायग्नोसिस क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, आपकी ये कितना लंबा अरसा चलेगी, आपने कितने सेशंस लेने होंगे। ये सारी थेरेपीज़ जो मैं बता रही हूँ कि एक सेशन में कवर नहीं होती। इससे 12 सेशन, कम से कम 8 से 12 सेशन जो हैं एंग्ज़ायटी के ट्रीटमेंट पे लगते हैं किसी भी इंसान को ठीक होने में। और यूजुअली आप 1 वीक में 1 सेशन लेते हो, ठीक है? इसलिए साइकोलॉजिकल इलनेस होना तो बड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट थोड़ा-सा लंबा चलता है। थोड़ा-सा हौसले से इसको लेके चलना पड़ता है। इसमें आप क्लाइंट को मोटिवेट करते हो कि आप ठीक हो सकते हो, इतना टाइम लगेगा, आपने मेरे साथ जो है काम करना है, ठीक है? और फिर आप उसको ये गाइड करते हो कि थेरेपी में आपने ये चीज़ें यूज़ करनी होंगी, उसको इन्फॉर्म करते हो, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हो और फिर आप उसको कहते हो कि आप अगर मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो आप इस बीमारी से जो वो बहुत जल्दी ओवरकम कर सकते हो। ये थोड़ा-सा एक मैंने साइकिल आप लोगों से आज शेयर किया है। साइको एजुकेट करते हो, आप अपने क्लाइंट को ये बताते हैं कि जी थॉट्स क्या हैं, कि आपके ज़हन में क्या थॉट्स आ रहे हैं। द प्रेजेंटेशन विल बी अ डिजास्टर, अदर्स विल मेक फन ऑफ मी, समथिंग बैड विल हैपन, अदर्स वॉन्ट लाइक मी, इट विल बी अ फेलियर, आई विल लूज माई जॉब, ठीक है? थॉट्स ये आ रही हैं, प्रेजेंटेशन देनी है उससे पहले ये सारे थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। एग्जाइटी में एक और कॉमन चीज़ है जो आपने याद रखनी है, एग्जाइटी हमेशा फ्यूचर के बारे में होती है। एग्जाइटी कभी भी पास्ट के बारे में नहीं होती, पास्ट के बारे में हमेशा डिप्रेशन होता है, फ्यूचर के बारे में हमेशा एंग्जायटी होती है, ठीक है? तो अब आपको ये थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, एंग्जायटी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सारे के सारे थॉट्स हैं नेगेटिव जो आपके ज़हन में आ गए, उसकी वज़ह से आपने क्या फ़ील किया? आपको एंग्जायटी हुई, आपको फ़ियर हुआ, आप पैनिक होना शुरू हो गए, आपको ड्रेड फीलिंग होना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि ये पोज़ीशन बनी हुई है कि ये किस तरह की फीलिंग्स आती हैं इंसान के फिज़िकली, यानी किस तरह से वो फ़ील करना शुरू कर देता है। देन आ जाता है बॉडी। बॉडी का साइकिल कैसे चलता है जी? फास्टर हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट तेज हो जाता है, शैलो ब्रीदिंग, टेंशन इन मसल्स, ड्राई माउथ, चॉकिंग सेंसेशन, स्वेटिंग, शेकी वॉइस, आपकी आवाज़ जो है वो लड़खड़ाने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है, इस तरह के आपके फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है? बेसिकली शुरू कहाँ से हुए हैं? हमारे थॉट्स की वजह से। थॉट्स की वजह से फीलिंग्स, फीलिंग्स की वजह से बॉडीली चेंजिंग्स और बॉडी की वजह से हमारे अब बिहेवियर्स में चेंजिंग्स आ रहे हैं। बिहेवियर्स में चेंजिंग्स कैसे आते हैं? कॉलिंग इन सिक, स्टेइंग क्वाइट, अवॉइडिंग सिचुएशन, ड्रिंकिंग और यूजिंग ड्रग्स। इसमें क्या होता है, ओवरकम करने के लिए आप देखें मोस्टली पॉपुलेशन ड्रग्स लेना शुरू कर देती है, मसल रिलैक्सेशन ले लेती हैं, कोई ड्रग्स नशा करना शुरू कर देते हैं, सिचुएशंस को अवॉइड कर देते हैं, स्टेज पे नहीं जाते, इंटरव्यूज के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है? हम उसी से बैठ जाते हैं, या खुद को पागल कहना शुरू कर देते हैं कि मुझे कोई ना कोई ज़हनी मसला है, मुझे खुद को मैं ठीक कर ही नहीं सकता, मैं हूँ ही पागल, इस तरह से कहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप साइको एजुकेट करते हो कि ये तुम्हें थॉट्स आए हैं, ठीक है? इसकी वजह से तुम्हारी फीलिंग्स ये हुई थी और बॉडी में चेंजिंग्स ये आई थी, इसलिए तुम्हारे ये बिहेवियर्स हुए थे। इसलिए अब तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और ये ट्रीटमेंट जो है हम मिलके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आप साइको एजुकेट करते हो अपने क्लाइंट को। जब आपके क्लाइंट को समझ आ गई, साइको एजुकेशन हो गई कि भी मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और मुझे कितने ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको वो भी समझ आ गई। उसके बाद आप करते हो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन टेक्नीक। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं। इसमें डिस्ट्रैक्शन टेक्नीक में आप जो हो चुटकी काटते हो अपना ध्यान हटाने के लिए, आप रबर बैंड पहन लेते हो, ठीक है? उसको जब भी आपको कोई भी थॉट्स आ रहे होते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो खुद को रबर बैंड के थ्रू, ठीक है? या इसमें आप बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट मुसलसल उसको एक ही तरह के थॉट्स आ रहे हैं तो आप उसको कहते हो अपना ध्यान हटाने के लिए बैकवर्ड काउंटिंग, यानी 100 से बैकवर्ड काउंट करो। बैकवर्ड थोड़ा मुश्किल हो जाता है काउंट करना, ठीक है? तो आप उसको कहते हो बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करते हो। या एक ये टेक्नीक है, ये बहुत मजे की टेक्नीक है जो मैं डिस्कस करूंगी। सेकंड पॉइंट है हमारा ये, फॉर क्लाइंट पिंक एलिफेंट टेक्निक्स वर यूज्ड इन व्हिच ही वाज आस्क्ड टू ट्राई नॉट टू थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट फॉर द 60 सेकंड एंड सी हाउ well you do. It is a widely known that trying to suppress the thought has the opposite effect of making that the thought occur more. ठीक है जी? ये सॉल्समैन ने 2005 में ये रिसर्च की थी और उन्होंने बताया था कि आपने अपने क्लाइंट्स को जब डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स बतानी होती हैं, जनरलाइज एंग्जायटी डिसऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप अपने क्लाइंट को कहते हैं आप अपनी आंखें बंद करके बैठें 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट के लिए, और आप एक एज्यूम करें कि एक हाथी है, आप उसको कलर कर रहे हो, आप पिंक कलर का उसको कलर कर रहे हो, ठीक है?
आप 60 सेकंड में ये सोचो कि आपने एक हाथी को पिंक कलर किया है तो वो अब कैसा दिख रहा है, ठीक है? यानी आपने उसको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दिया, आपने बिल्कुल उसको सिचुएशन ही मोल्ड कर दी है। अब वो इसके बाद जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो बड़े फनी आते हैं, वो कहते हैं मैंने ग्रे कलर किया था, मैंने पिंक कलर किया था, मुझे ब्लैक कलर का हाथी दिख रहा था, ठीक है? तो वो एक फन में चली जाती है बात। तो इंसान की जो परेशानी होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इंसान इसमें जैसे लिखा है कि जब हम थॉट्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हम थॉट्स को दबाने की कोशिश करते हैं, तो हमें बिल्कुल एक डिफरेंट ऑपोजिट इफेक्ट नज़र आता है। जब हम कोशिश कर रहे हैं कि एलिफेंट को हम पिंक कलर कर रहे हैं, तो हमारा सारा ध्यान अपने थॉट से हट के उस क्रिएटिविटी की तरफ चला जाता है। उस क्रिएटिविटी में चला जाता है कि अब हमने इसको कलर करना शुरू किया है। लेकिन हम कलर कर रहे हैं, फिर भी हमें कलर वो ग्रे ही नज़र आ रहा है। हमें जो ओरिजिनल कलर है, वही नज़र आ रहा है हाथी का, क्योंकि हमारे ज़हन में स्टोर हुई हुई है ना वो चीज़ें। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो बैकवर्ड काउंटिंग वगैरह होती हैं, ये चुटकी काट देना, इससे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है? देन आ जाता है कॉग्निटिव लेवल पे काम। ये सारा काम था हमारे बिहेवियर पे कि हमने डीप ब्रीथिंग की, हमने मसल्स को रिलैक्स किया, हमने अच्छा खाना खाया, ठीक है? साइको एजुकेट कर दिया, ठीक है? फिर डिस्ट्रैक्ट किया, तो ये सब हो गया। अब हमारे बेसिक फीचर्स आ जाते हैं कि हम कॉग्निटिव लेवल पे किस तरीके से खुद को मोल्ड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ आइडेंटिफाइंग वरी। आप अपने क्लाइंट से ये कहते हो, अब ये आपका पेपर और पेंसिल वाला काम शुरू हो जाता है। आप अपने क्लाइंट से कहते हो कि पेपर पेंसिल पे हमने काम करना है। सबसे पहले उसको एक पेपर देते हो और उसको कहते हैं आपके, मैं आपको ये इतना पढ़ के एक-एक चीज़ नहीं बता रही, मैं इन जनरल आप लोगों को एक्सप्लेन करती जा रही हूँ जो ये पढ़ के भी मैंने आपको बताना है, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग वरी। नाम से पता चल रहा है, अपने क्लाइंट को आप ये कहते हो कि हमने क्योंकि क्लाइंट जब आपके पास आता है ना, तो वो आपको यही रिपोर्ट करता है कि बहुत सारी परेशानियाँ मुझे। अच्छा, आप पूछते हैं क्या परेशानी है? मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, क्या परेशानी आप फिर पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि जी मैं फेलियर हूँ, मेरा कोई काम नहीं होता, मुझसे ये भी नहीं होता, मैं तो क्लास में उठा लूँ तो मुझसे पकड़ा नहीं जाता, मैं तो काम करने के लिए चला जाऊँ तो काम किसी का भी खराब हो जाता है। तो ये नहीं, नेगेटिविटी बिल्ड हो जाती है। आप अपने क्लाइंट से कहते हो ठीक है, आप ये पेपर पकड़ो, इसके ऊपर लिख के दो। आप कोई 10 परेशानियाँ अपनी लिख के दो। आप यकीन करें कि आज तक जितने पेशेंट मेरे पास आए हैं, उनसे 10 परेशानियाँ अपनी लिखी नहीं गई। क्योंकि वो कहते हैं ये ग्लास ना उठाना कोई परेशानी तो नहीं थी, ये क्या मतलब ये कोई परेशानी वाली बात है। लिखते-लिखते आप खुद सोचते हो कि ये भी यूज़लेस बात है, ये भी यूज़लेस बात है, नहीं ये चीज़ें नहीं। वो गिनती की 5 या 6 आइडेंटिफ़ाई की जाती हैं वरीज़ कि ये वरीज़ थी आपकी लाइफ़ में, लेकिन आपने ये जो बाकी वरीज़ थी आपने उसको खुद से ही एसोसिएट कर लिया था और आप साइकोलॉजिस्ट से पहले खुद ही उसको फ़िल्टर लगा देते हो कि ये परेशानियाँ डिस्कस करने के काबिल ही नहीं है। ठीक है? ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अपने फोर्थ पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे, क्लाइंट वाज आस्क्ड दैट व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड एग्जैक्टली व्हेन यू फेल्ट रियली एंग्शियस। जब आप परेशान होते हो तो आपको क्या फील होता है, आपने वो लिखना है। प्रोडक्टिव वर्सेस नॉन प्रोडक्टिव वरीज, उसमें वो खुद से ही, आप अगर नहीं भी आइडेंटिफाई करोगे उससे पहले क्लाइंट खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि प्रोडक्टिव वरीज यानी कि ऐसी कौन सी वरीज हैं हमारी जो कि वाकई में वरीज हैं, ठीक है? और नॉन प्रोडक्टिव यानी ऐसी कौन-सी वरीज़ हैं जो कि जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। यानी प्रोडक्टिव वरीज़ वो देखता है कि ऐसी वरीज़ जिसका हमें कोई फ़ायदा हो सकता है। मैं अभी इतनी टेंशन ले रही हूँ कि मेरे पेपर्स कैसे होंगे, कैसे होंगे? तो इतनी टेंशन लेने से मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि मुझे ये स्किल डेवलप हुई है क्योंकि मैंने पढ़ना भी है, ठीक है? तो ये मेरी वरी प्रोडक्टिव है। लेकिन उस वरी का क्या फ़ायदा कि मैं सोची जा रही हूँ कि मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, मैं पढ़ ही नहीं सकती, मेरा पेपर ही नहीं अच्छा होगा और इसके बाद मैं पढ़ भी नहीं रही। तो ये मेरी नॉन प्रोडक्टिव वरी है, जिसका मुझे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होगा। तो ये आप क्लाइंट से कहते हो कि आइडेंटिफाई करे अपनी वरीज़ को, लिस्ट बना ले, ठीक है? जब वो 5 या 6 आइटम्स लिख लेता है अपनी और अगर 10 भी लिख लेता है, देन टर्निंग वरीज़ इनटू प्रेडिक्शन। फिर आपने जो उसने वरीज़ लिखी हैं उसको कहते हो कि इसको प्रेडिक्ट करो कि ये किस हद तक जा सकती हैं। Many worries are expressed in vague or what if terms. It is difficult to test out worries that are really question or statements. Consequently, client was encouraged to restate his worries as specific prediction about the event. क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है, क्वेश्चन बना देते हैं, वो स्टेटमेंट्स को अपने क्वेश्चंस बना देते हैं, व्हाट इफ इस तरह से करके। तो आप क्लाइंट से कहते हो कि क्लियर करो, वैग्यू नहीं रखना अपने सिचुएशन को। आप क्लियर बताएं कि आपकी ये परेशानी है कि आपको क्यों लगता है कि आप पेपर अच्छा नहीं दे सकेंगे। प्रिडिक्शन करो कि क्या होगा, ठीक है? आप क्लाइंट को ये मौका देते हो कि वो प्रिडिक्ट करे, इसके आगे एक लाइन जब लिख लिया उसने पूरी, अगला कॉलम में ये लिखे कि प्रिडिक्शन क्या वो सोचता है कि क्या होगा, ठीक है? क्वेश्चन 2 को स्पेसिफिकली व्हाट आर यू प्रेडिक्टिंग विल हैपन, व्हेन विल हैपन। आपको ये लगता है कि आप फेल हो जाओगे, कब होगे, क्यों होगे फेल, ठीक है? Specify exactly what when will happen so that we will know whether your prediction are accurate or inaccurate. फिर हम क्लाइंट को कहते हैं कि जी आप हमें ये बताएं कि अब आप खुद बताएं कि ये जो आपने प्रिडिक्शन की है कि आप फेल हो जाओगे या आपको लगता है कि ये कोविड आपको हो जाएगा, तो क्यों लगता है, ऐसी प्रिडिक्शन क्यों लगती है आपको? ये आप मुझे बताएं, ये एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है? घर बैठे हुए हो, उसके बावजूद लग रहा है कि मुझे कोरोना हो जाएगा, तो क्यों लग रहा है? ये एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है? जब बाहर से कोई आ नहीं रहा, बाहर जा नहीं रहे, तो आपको क्यों लग रहा है
आपको ऐसा थॉट, ऐसी वरीज क्यों आ रही हैं बार बार कि आपको कोरोना हो सकता है। तो ये प्रेडिक्शन आपकी ठीक है या नहीं ठीक है, हम अपने क्वेश्चन अपने क्लाइंट से कर लेते हैं। देन कैन यू प्रेडिक्ट सम पॉजिटिव थिंग दैट विल और विल नॉट हैपन। यानी आप क्लाइंट से पूछते हो कि अब ये तो नेगेटिव आपने कह दिया कि ये होगा, तो क्या आप पॉजिटिव सोच सकते हो? वो कहेगा हाँ ये पॉजिटिव हो सकता है कि जी मुझे ना हो। ठीक है, तो फिर आप उसको क्लाइंट को ये समझाने की कोशिश करते हो कि हर सिचुएशन का एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है और एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो इट्स अप टू अस कि हम उसको नेगेटिवली परसीव करेंगे या हम उसको पॉजिटिवली परसीव करें। देन आ जाता है एविडेंस फॉर एंड अगेंस्ट। अब ये वही बात आ गई कि हम अपने क्लाइंट को कहते हैं कि ये कॉलम्स बनते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई की वरी, फिर हमने उसके अगला एक कॉलम बनाया। अब हमने यहाँ पे कहा उसको कि प्रेडिक्शन तो आपने कर दी, हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया, अब आप मुझे बताओ कोई एविडेंस दो कि आपको ये लग रहा हो, आपको क्या अभी तक कोई ऐसी खबर मिली है कि किसी ऐसे बंदे को कोरोना हुआ है जिसके घर में ना कोई आया ना कोई गया और उसको कोरोना बैठे बैठाए हो गया। ठीक है, तो आप अपने क्लाइंट से पूछते हो कि आप मुझे एविडेंस दो। दिस थिंग विल हेल्प द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई द नॉर्मल एंड अबनॉर्मल वरीज। इससे ये क्लाइंट को पता चलता है कि नॉर्मल और अबनॉर्मल चीज क्या है, मैं यानी कहाँ पे गलत डायरेक्शन में सोच रहा हूँ और मैं क्यों इतना एक्सेस सोच रहा हूँ। यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करेगा, उसको खुद अपनी जो थॉट्स होते हैं, जो उसकी परेशानियां होती हैं, उसकी जो है हेल्प आउट मिलेगी, उसको समझ आएगी चीज़ों की। ठीक है, कि उसके एविडेंस है ही नहीं तो वो क्यों इतना यूजलेस सोच रहा है। जब उसने ये 5 या 6 वरीज को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रेडिक्ट कर लिया, क्वेश्चनिंग हो गई, एविडेंस लिख लिया, उसके बाद हम क्लाइंट को बताते हैं कि वरीज हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कभी कोई वरीज आएंगी नहीं, वरीज हैं, अब आपने इनको पोस्टपोन करना शुरू करना है। Client was instructed when worry comes into your head during the day, make a brief note of it on paper and postpone it on your worry period. आप अपने क्लाइंट से ये कहते हो कि आप अपना एक टाइम पीरियड बना लेते हैं और छोटे जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना उनको रख लें। आपके जहन में कोई थॉट आ रहा है कॉलेज टाइम में पढ़ते हुए, आप उसको एक पेपर पे लिख लो कि ये थॉट मुझे आ रहा है, ताकि आप वो भूलो ना कि आपने उस चीज को फेस करना था। और आपसे आप इंसान को खुद भी फील होता है कि मैं इस सिचुएशन से भाग रहा हूँ। आप एक पेपर पे लिख लो ताकि आपको ये यकीन हो कि आपने इसको बाद में सोचना है, अभी मैंने लेक्चर लेना है। ठीक है, then remind yourself that you will have time to think about it later, so there is no need to worry about it right now. आप ये सोच लो कि आपके पास टाइम है जिस टाइम पे आपने इन बातों को सोचना है, अभी आपने इस काम पे कंसंट्रेट करना है जो आप कर रहे हो। सेव इट फॉर लेटर एंड कंटिन्यू टू गो अबाउट टुडे, अबाउट योर डे। ठीक है, आप अपने काम को कंटिन्यू करते हो। फिर उसके बाद हम अपने क्लाइंट से ये लाजमी कहते हैं कि जो अब आपको थॉट्स आ रही हैं, जो वरीज आ रही हैं, उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करें। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है? कॉस्ट यानी आप उसकी देखो कि कितना ज़्यादा नुकसान होगा, कॉस्ट क्या आएगी, और बेनिफिट बेनिफिट क्या होगा। अब आप ये सोचते हैं कि जी कोविड-19, ये कोविड-19 आजकल क्योंकि चल रहा है, मैं इसलिए उसकी एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि कोविड-19 है, उसका नुकसान क्या हो रहा है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी मिस ज़रा आ रही है। Okay, I thought there is some issue. कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में क्या होता है जी कि कॉस्ट अच्छा। एंड ओके, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में हम ये देखते हैं, अपने क्लाइंट को कहते हैं कि कोविड-19 चल रहा है जैसे कि, तो हम उस पे कहते हैं कि कोविड-19 की थॉट्स आ रहे हैं आपको बार-बार कि मुझे हो ना जाए, आप परेशान रह रहे हो, बार-बार सोचते हो, दिल घबराने लग जाता है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये देखो कि इसका फ़ायदा क्या है आपको? क्या आपके सोचने से ये चीज़ नहीं होगी? अगर होनी है आपको ये बीमारी, तो क्या आप उसको सोच रहे हो तो उससे आपको बेनिफिट क्या हो रहा है? तो आप देखते हो कि एक बेनिफिट है कि आप सिर्फ एहतियात कर लेते हो, प्रिकॉशन करते हो, उसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। उसके अलावा अब आप इसके नुकसान की तरफ आ जाओ, तो आप नुकसान की लिस्ट जब देखते हो तो आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि कॉस्ट इसकी क्या-क्या पड़ रही है आपको। आपकी कॉस्ट इसको ये पड़ रही है कि आप अपनी डेली रूटीन के काम नहीं कर पा रहे, आप ऑफ़िस नहीं जा पा रहे, आप घर रह के भी अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, आप कोई चीज़ प्रॉपर्ली खा नहीं पा रहे, आप मीडिया को देख-देख के अकेले बैठ के परेशान हो रहे हो, टेंस हो रहे हो, शिवरिंग ज़्यादा हो रही है, तबीयत अपसेट हो रही है, ये फिजिकल सिम्टम्स, ये थकावट, फटीग वगैरह हो रही है, और फिर आपका ज़हन जा रहा है कि ये उसकी वजह से ही तो नहीं हो रही, कोरोना की वजह से। इसका मतलब इसके नुकसान कितने ज़्यादा हैं। तो इन ये सारी की सारी आपकी कॉस्ट हैं। तो जब हम इस चीज़ को ज़हनी तौर पे यानी कॉग्निटिव लेवल पे ये इवैल्यूएट करते हैं कि हमें कॉस्ट जब इतनी ज़्यादा आ रही हो, अगर हम कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें बात, हम क्या करते हैं? बिज़नेस हमने वो करना है, जॉब हमने वो करनी है, पढ़ाई हमने वो करनी है जिसका हमें कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो अगर कोई सोच ऐसी हमें ज़हन में आ रही है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान है और बेनिफिट हमें सिर्फ़ एक है, तो हम वो काम क्यों करेंगे? ठीक है? तो इस वज़ह से आप ये कहते हैं कि हमें इसके ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आ रहे हैं, इसलिए हम इस काम को नहीं सोचेंगे। इस सोच को लाना इसका मतलब हमारे अपने ज़हन के लिए नुकसानदेह है। देन आ जाता है वरी टाइम।
वरी टाइम में क्या आ जाता है कि आपने, जैसे भी हमने ये प्रीवियसली डिस्कस किया था, पोस्टपोन योर वरी, आपने अपनी वरी को पोस्टपोन किया, आपने स्टिकी नोट बना लिया। अब आप क्या करते हैं, वरी टाइम। इस टेक्निक में आपने एक टाइम सेट कर लेना, जैसे आपने 4 बजे से 5 बजे का टाइम सेट कर लिया कि ये 1 घंटा है जो मेरा अपना एक टाइम होता है, ठीक है, इसमें मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। इस टाइम पीरियड पे जितने भी मेरे सारे दिन में सोचें आई थी जो मैंने लिखी नहीं एक पेपर पे, अब मैंने उनके बारे में सोचना है, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड पे आप वो सारे के सारे थॉट्स जो हैं वो लेके आते हैं। This technique was used with the client to establish a stimulus control over worries in order to monitor and control the uncontrollable thoughts. अब वरी टाइम का बेनिफिट क्या है? वरी टाइम का बेनिफिट ये होता है कि क्लाइंट में जब शुरू में क्लाइंट आता है ना, तो आप उसके साथ करते हो कि दिन में 1 बजे से 2 बजे का टाइम और शाम 6 से 7 बजे, यानी दिन में 2 दफा आपने वरी टाइम रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचें आ रही होती है ना शुरू में। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कुछ सेशन यानी 5-6 सेशन गुजर जाते हैं, फिर आप क्लाइंट को कहते हो कि आपने सारे दिन में 1 घंटा रखना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने आधा घंटा रखना है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हर वक्त 24 घंटे इंसान परेशान रहता था, वो दिन में सिर्फ 2 घंटे परेशान रहता है। उस 2 घंटे से वो सोचता है इन चीजों के बारे में, बाकी टाइम वो इन चीजों के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल आता है कि उसने अपनी वरीज को किस तरीके से स्टेबल करना है, किस तरीके से कंट्रोल किया है कि मैंने अब ये 8 घंटे नहीं सोचना, 8 घंटों के बाद 1 घंटा मैंने सोचना है, फिर अगले 8 घंटे मैंने नहीं सोचना, ठीक है, फिर 1 घंटा मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचना है, उसी में सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है। उस 1 घंटे के बाद मैंने वापस अपने कामों में लग जाना, मैंने इन चीज़ों को नहीं सोचना। इससे सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, क्योंकि इंसान का एग्जाइटी, मैंने भी डिस्कस किया था पहले कि एग्जाइटी होती तब है जब इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो कंट्रोल होता है ना अपने ऊपर, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो वरी टाइम सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। Letting go of worry. It is an effective strategy to draw attention away from worrying thoughts. It is extremely difficult to stop such thoughts just by trying to push them out of mind. A better solution is to acknowledge the worry and then focus attention on something else. अच्छा जी, लेटिंग गो ऑफ वरी से मुराद ये नहीं है कि आप ये कहो कि बस मैंने उसको सोचना ही नहीं। जब हम कहते हैं ना कि मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, तो बार बार थॉट्स उसके बारे में आते हैं। तो अपने आप को कभी भी ये ना कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचना, अपने आप को इस काबिल बनाएं, जैसे हमने बड़ी टाइम से बनाया कि भी मेरा अपने ऊपर कंट्रोल आ गया है। इस तरीके से आप अपने आप को कहें, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये सोच मुझे आती है, मैं सोचती हूँ, ताकि मैं उस मसले का हल निकाल सकूँ। बजाय इसके कि मैं उसको कहूँ मैंने सोचना ही नहीं है, मैंने करना ही नहीं, उससे क्या होगा, इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आप सोल्यूशन तो नहीं निकाल पा रहे। मुझे कोरोना होना जाए ये सोचें आई जा रही हैं, लेकिन क्या आप हल निकाल पा रहे हो? उसका नहीं निकाल पा रहे। आप सोचो कि इस बात को एक्नॉलेज किया, आपने एक्सेप्ट किया है कि ये चीज़ मेरे में पाई जा रही है, मुझे सोच आ रही है, अब मैं इसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाल के देखूं कि मुझे इसको सोचना भी चाहिए या नहीं, इसका नुकसान क्या और इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये लेटिंग गो वरी होती है। द क्लाइंट वाज टॉट टू यूज द स्ट्रेटजी बाय कंसंट्रेटिंग एंड what was happening around at the moment, engaging in any form of mental एक्टिविटी और इंगेजिंग इन एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। क्लाइंट को आप मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी में बिजी करते हो ताकि वो इस चीज़ को फेस करने से ना घबराए, लेकिन खुद को वो डाइवर्ट भी करे, अपने कामों में मसरूफ भी रखे, ताकि प्रॉब्लम जो है उसके वो अरेज कम से कम हो सके। देन आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी हर फील्ड में, हर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए। एग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ईटिंग डिसऑर्डर हो, शिज़ोफ्रेनिक हो, किसी भी प्रॉब्लम के जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो लाजमी यूज़ होती है, क्योंकि एक इंसान स्ट्रेस में भी यूज़ होती है, नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि इंसान जो होता है नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करता है, दो ही सोल्यूशन होते हैं, या तो फाइट करें, उसमें लड़ें उसको, या भाग जाएं, फ्लाइट कर दें, ठीक है। तो भाग जाना तो बहुत आसान है, फाइट करना मुश्किल होता है। अब इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं कि आप इंसान को इस काबिल, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, अगर आप उस पर फोकस करें, द क्लाइंट वाज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम क्लाइंट को कहते हैं अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। हमने वो लिस्ट बनवा ली, जनरेट पॉसिबल सोल्यूशन। इसके पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है, कि आपको हमारी प्रॉब्लम्स क्या है कि कोरोना के बारे में बार बार सोच आती है। जनरेट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, खुद को प्रिकॉशन करें, उसके बाद ये इतना मीडिया ना देखें, सोशल मीडिया पे सारी न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चूज द प्रेफर्ड सोल्यूशन एंड डेवलप स्टेप्स टू अचीव द सोल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटिंग दी स्टेप्स इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। अब जो आपने स्टेप चूज किए हैं उनको सिलेक्ट करके उनको इम्प्लीमेंट भी करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ सोचे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट आपने नहीं किए। तो इवेल्युएट करें एट द एंड कि आपको बेनिफिट क्या हुआ है, आपको वाकई फर्क पड़ा है, एक दिन आप सुकून से गुजरा है आपका या नहीं गुजरा। उसके बाद बात आ जाती है थॉट स्टॉपिंग की।
थॉट स्टॉपिंग क्या होती है कि से स्टॉप, आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपने फॉर एग्जांपल आपके पास बुक पड़ी है, ठीक है, या आपके पास कोई वुड की कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है, तो आप अपने क्लाइंट को कहते हो अपनी आईज बंद करके बैठो, ठीक है, और जो थॉट्स आ रहे हैं मुझे बताते जाओ, और जैसे जैसे थॉट आएगा अपनी फिंगर को ऊपर करते जाना, आपने जो फर्स्ट फिंगर होती है आपकी, ठीक है, आपने उसको ऊपर करना है तो मुझे पता चल जाएगा कब आपको थॉट्स आ रहे हैं। जब क्लाइंट रिपीटेडली बहुत ज़्यादा अपनी फिंगर को ऊपर करता है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उसको थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, जो कि ये शो उस टाइम पीरियड पे आपने क्या करना है, वो वुड का जो चीज़ होती है या जो बुक है आपने ज़ोर से आपने उठा के टेबल पे मारनी है, या लाउड वॉइस में फुल ज़ोर से आपने स्टॉप बोलना है, तो इंसान एकदम से डाइवर्ट हो जाता है, उसके थॉट जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। आप इसको 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली आपको फोकस ऑन प्रेज़ेंट, लेस कंसर्न विद फ्यूचर एंड पास्ट। इससे बेनिफिट ये होता है कि आप अपने प्रेज़ेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हो और फ्यूचर और पास्ट के बारे में कम से कम सोचें रखते हो। अच्छा जी, हमारी जो लास्ट ये स्लाइड है, सॉरी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये हमारी एंग्जायटी इश्यूज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होती है? इसमें हम एक लिस्ट बनाते हैं, हायरार्की बनाते हैं, ठीक है? हायरार्की से मुराद यही है कि हमने एक लिस्ट बनवाई कि क्लाइंट से ये कहा कि अपने लिखो कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट ने ये कहा है कि मुझे स्टेज पे जाने से डर लगता है, ठीक है? या हम ये देख लेते हैं, यही देख लेते हैं प्रॉब्लम, ठीक है? तो हमने उसी को कहा कि लिस्ट डाउन करो। उसने ये कहा कि फर्स्ट पॉइंट पे मुझे डर लगता है ये सोच के ही कि मैंने स्टेज पे जाना है। सेकंड लिखा मुझे लोगों को देख के डर लगता है। तीसरा मुझे डाइस पे जाते हुए डर लगता है। फोर्थ मुझे सबके सामने बोलते हुए डर लगता है। फिफ्थ ये कहा कि जी मुझे बात करते हुए हेजिटेशन होती है, मैं इतने लोगों को फेस नहीं कर सकती, ठीक है। इस तरह की 4-10 लिस्टें बनवा ली हमने। फिर क्लाइंट को कहा कि रेट करना है हमने 1 to 10, जैसे हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा था, लीस्ट होता है 1, मैक्सिमम होता है 10, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सबसे लीस्ट इंटेंस कौन सी सिचुएशन है, जो सबसे कम रेटिंग हुई है, जिसपे हम मतलब मिनिमम स्कोर उसने किए हैं, उस रेटिंग के ऊपर हम सबसे पहले काम करेंगे। जैसे उसने कहा कि मुझे सोच के भी टेंशन होती है, तो हम सबसे पहले उसके ऊपर काम कर लेते हैं कि उसके सोचने से क्या जाता है, सोचते हुए क्या होता है, यानी लोग आपके सामने हैं तो क्या होगा। हम उसको इमेजिन करवाते हैं, हम उसको कहते हैं अपनी आंखें बंद करके बैठो यहाँ पे, और उसको हम कहते हैं तुम सोचो, इमेजिन करो कि लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं, क्या फील हो रहा है। फिर हम उसको डीप ब्रीथिंग साथ-साथ करवाते हैं। जहाँ पे आपको फील होता है कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी का शिकार हो रहा है, उस टाइम पीरियड पे आप क्या करते हो, आप बहुत ज़्यादा उसको डीप ब्रीथिंग करवाते हो, रिलैक्सेशन करवाते हो ताकि वो खुद को रिलैक्स कर सके, ठीक है? इस हर स्टेप को आप 3 से 4 दफ़ा करवाते हो। जब आप देखते हो कि थॉट्स पे काम हो गया, अब क्लाइंट सोचते हुए परेशान नहीं होता, उसको रिलैक्सेशन आ रही है, फिर आप उसके अगले स्टेप के ऊपर काम करते हो कि अब आपको आपको भी बैठे हुए, आप अपना काइंडली माइक ऑफ कर लेंगे? काम करता नहीं है किसी तरह सफाई नहीं करके जाएंगे तो अच्छा जी, ठीक हो गया। इसमें इसके अलावा क्या हो जाता है कि जी आप दूसरे स्टेप के ऊपर आते हो, फिर दूसरे स्टेप पे इस तरह से 3-4 आप ट्रायल्स करते हो, उसको रिलैक्स करते हो, फिर अगले सेशन में अगले स्टेप के ऊपर काम करते हो। एक ही सेशन में आप 3-4 चीज़ों पे इकट्ठे काम नहीं कर सकते। सिस्टमैटिक का मतलब यही है कि एक सिस्टम से चलना है, अपने तरीके से चलना है, आहिस्ता-आहिस्ता चलना है, ठीक है? आपने क्लाइंट को फिर एक्सट्रीम कंडीशन पे लास्ट पे लेके जाना है, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकती है? डायरेक्ट एक्सपोज़र हो सकता है। आपको कोई क्लाइंट ये कहता है कि मुझे जो है एक डॉग से डर लगता है, आप उसका डायरेक्ट एक्सपोज़र करवा देते हो तो क्या होगा, वो पैनिक होके बेहोश हो सकता है। आपने डायरेक्ट एक्सपोज़र होता है, ये एक थेरेपी है डायरेक्ट एक्सपोज़र, लेकिन वो वहाँ पे यूज़ होती है जैसे अगर कोई इंसान कहता है कि मुझे छिपकली से डर लगता है, आपको पता है वो नुकसान ही पहुँचा सकती है छिपकली, आप बीइंग अ थेरेपिस्ट समझ सकते हो। या आपका क्लाइंट ये कह रहा है कि उसको डॉग से डर लगता है, लेकिन आपको दूसरी तरफ ये भी पता है कि वो इंटेंसिटी आपको बता रहा है कि 3-4 की इंटेंसिटी है, यानी उसको कम है, इतना ज़्यादा उसको डर नहीं लगता। फिर आप उसको डायरेक्ट एक्सपोज़र करवा सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप फिर डायरेक्ट एक्सपोज़र नहीं करवाते, आप सिस्टमैटिकली लेके चीज़ों को चलते हो। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ वरी और एंग्ज़ायटी। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है? हमारा यहाँ पे जो है ख़त्म हो गई हैं स्लाइड्स। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस के लिए पूछ सकती हूँ, और क्वेश्चनिंग से भी पहले मैं आप लोगों को कहूँगी, इट्स अ रिक्वेस्ट कि ये भी 15 मिनट हमारे पास हैं, तो आप मीटिंग को रीजॉइन कर लें। मैं एंड कर रही हूँ यहाँ पे मीटिंग, ठीक है? हम रीजॉइन करते हैं ताकि फिर जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली रीजॉइन द मीटिंग।